साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मर्डर केस में, और खासकर मैं डिस्कस करूंगा 4 बिंदुओं के ऊपर। सबसे पहली बात, ऑफेंस किसे प्रूव करना है। एक तो इस देश में बहुत बड़ी विडंबना यह है कि शक और यकीन में प्रोसिक्यूशन अंतर ही नहीं कर पाता, और खासकर तब जब आपके ऊपर केवल शक है, आपको बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि यू आर अंडर अरेस्ट और आप इस केस में मुलजिम हो, आप इस केस में दोषी हो। इसको कहते हैं हम कन्फर्म्ड बायस, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, पर चूंकि मीडिया का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, उच्च अधिकारियों का प्रेशर है, तो वो चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा के चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल की जाए। और कहते हैं ना कि जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति जल्दबाजी में काम करता है तो कोई ना कोई सबूत या कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है, तो वही काम जो है प्रोसिक्यूशन भी कर जाता है। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी को आप कन्फाइन नहीं कर सकते हो। और खासकर बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट, द राइट ऑफ बेल इज इंपॉर्टेंट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। और इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये संकल्पना भी है कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। बट होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। एक छोटी सी एविडेंस फाइल पे आई नहीं और ये उचकना शुरू, भाई ये तो दोषी है, ये मुलजिम है। और वो न्यूज़ जो है मीडिया में लिख खुद ही करते हैं और फिर खुद ही बन जाते हैं इनोसेंट। अरे पता नहीं जी न्यूज़ लीक कहाँ से हुई, और उसके बाद मीडिया वाले भी उसका बात का पतंगड़ बनाकर आपको इतना परेशान कर जाते हैं कि जो सीआरपीसी की संकल्पना है कि आपका सेशंस ट्रायल होना चाहिए जिसमें प्रोसिक्यूशन केस को ओपन करेगा, केस को पुटअप करेगा, उसके बाद आपका एक ड्यू ट्रायल होगा, अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। साथियों हर आदमी मौन है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कर्तव्य है प्रोसिक्यूशन का उसको प्रोसिक्यूशन तक भूल जाता है। साथियों लोग कहते हैं कि वकील ने मरवा दिया, डिफेंस हमारा प्रॉपर जो है नहीं ले पाए। साथियों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिफेंस कितना भी कमजोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस काउंसिल क्वेश्चन ना भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, विजिलेंट कोर्ट को रहना पड़ेगा। अगर कोर्ट विजिलेंट नहीं है तो इस सिनेरियो में यह कहा जा सकता है कि क्रिमिनल ट्रायल में इनजस्टिस हुआ है, क्रिमिनल ट्रायल में अनफेयरनेस हुई है। तो विजिलेंट रहना है कोर्ट को, कोर्ट के जज को, ना कि डिफेंस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है। और इसके साथ साथ जो मर्डर का बेसिक कॉन्सेप्ट है राइगर मोर्टिस, और ये कब ऑब्जर्व होती है, कितने टाइम तक रहती है। और इस केस में बड़ा ही विचित्र मामला जो है देखने को मिला कि लंबे टाइम तक राइगर मोर्टिस जो है रिटेन रही, तो कोर्ट ने इस पर भी जो है सवाल खड़े करे और कोर्ट से पूछा कि जब आपके पास पावर थी 165 इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो आपने क्यों नहीं इसका उपयोग किया। तो कहने की बात है, गंभीर प्रश्न चिन्ह है कोर्ट के न्यायाधीश पर, एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है उस प्रोसिक्यूशन पे जिसने अक्यूज की लाइफ को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि आज जरा सोचो, आप पर चार्ज है और आप जो है कन्विक्ट हो गए, और अल्टीमेटली ये मालूम पड़ता कि केस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है। पर जरा सोचो कि आप 10 साल 20 साल 30 साल एक झूठे केस में अंदर रह के आ गए, क्या बीतती उस व्यक्ति पे। कहना आसान है, पर कुल मिला के अगर राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी देश में नहीं है तो हम किसी भी रूप में यह नहीं कह सकते कि हमारा संविधान और उसमें लिखी बातें जो हैं सच्ची हैं। साथियों संविधान जो है सुप्रीम लॉ है, संविधान जहां एक और राइट टू लाइफ और लिबर्टी पे जोर दे रहा है, तो वहां पर ड्यूटी बनती है कंसर्न कोर्ट्स की भी कि विजिलेंट रहें, और वास्तव में जो दोषी है उसे सजा होनी चाहिए। पर जिसका कोई दोष नहीं है, जिसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, तो सिर्फ ये मान लेना कि नहीं साहब एविडेंस है, किसी भी रूप में यह नहीं कह सकते कि ही इज अ गिल्टी। साथियों गिल्ट इज नॉट अ गिल्टी अनलेस प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का है, द अक्यूज्ड शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ऊर्जावान करेगा और आपको कंसेप्चुअली एनलाइटन करेगा। और एक बात मैं कह दूं कि मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी पैरवी करो प्रोसिक्यूशन साइड से, मैं बिल्कुल उनको मना करता हूं, क्योंकि मैं झूठे प्रोसिक्यूशन में कभी बिलीव नहीं करता हूं। साथियों मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जिस कारण मैंने हमेशा ही जो है डिस्कार्ड किया है प्रोसिक्यूशन को। और आज इस खुले मन से कहता हूं कि प्रोसिक्यूशन वाले मेरे पास में ना आए, मुझे परेशान ना करें। उन निर्दोष व्यक्तियों को बचाना जिन पर तुमने टैग लगा दिया है अक्यूज का, और साथ में कर दिया क्वेश्चन मार्क, और इसी क्वेश्चन मार्क ने संजय दत्त की भी लाइफ खराब कर दी। अब मैं और नहीं होने दूंगा, मैं लड़ूंगा, इनको एनलाइटन करूंगा। और कम से कम मेरी एक संकल्पना है कि मैं एक डिफेंस एकेडमी तैयार करूं, ताकि हम एक पुरजोर तरीके से इन झूठे प्रोसिक्यूशन का, इन बेईमान प्रोसिक्यूशन का जो है सामना कर सकें। तो साथियों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें लॉ पढ़ना होगा, समझना होगा, और लीगल थ्योरी के लाइट में अपना डिफेंस प्रिपेयर करना होगा। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो साथियों घबराएं नहीं, कॉपी और एक पेन लेके बैठे, सब काम को छोड़ दें और जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो साथियों शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अक्यूज को बुक किया गया सेक्शन 302 मर्डर के लिए, क्लियर है। सेक्शन 364 एबडक्शन के लिए, 392 394 जिसमें ग्रीवियस हर्ट भी है और रॉबरी भी इन्वॉल्व है,
और एक सेक्शन मुझे बड़ा प्यारा लगता है प्रोसिक्यूशन का, सेक्शन 201 साथियों, जिसको कहते हैं हम अक्यूज की इनोसेंस का मर्डर। साथियों इस केस में भले ही अक्यूज चार्ज है मर्डर से, बट अक्यूज की जो लिबर्टी है उसका मर्डर करने में प्रोसिक्यूशन ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और ये सेक्शन 201 अधिकांश केसों में लगा रहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रॉब्लम है कि जो कठिन प्रश्न है उसके उत्तर इनको मिलते नहीं है। तो जो आसान जवाब है कि भाई ये मुलजिम है, कि भाई एविडेंस इसने छुपा दी होगी, एविडेंस गायब कर दी होगी, तो सेक्शन 201 जो है इजीली लगा दो। साथियों इसको लगाने का प्रयोजन क्या है कि अपन मेहनत करें क्यों? सिंपल सी बात है, कोर्ट में जाएंगे, भाई इसने मर्डर किया, इसके खिलाफ जो है कुछ साक्ष्य हैं, और कोर्ट पूछे कि भाई वो साक्ष्य क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो साक्ष्य इसने छुपा दिए, उसका लोप कर दिया है बचने के लिए। और इसके साथ साथ या तो 120 भी या 34 आईपीसी जरूर लगा देंगे। ये कॉम्बिनेशन है भाई, एक बेसिक रूटीन जो है बन चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है बेसिकली आप लोगों के साथ में कि आप लोग 3 गलतियां अक्सर करते हो। पहली बात, फाइल वकील को दिया, डिस्कस ही नहीं करा, अब वकील अपने साथ में केस चला रहा है। कई बार ऐसा होता है वकील आपको कॉल कर रहा है, बुला रहा है डिस्कस के लिए, आप लोग जाते नहीं हो। तो ऐसी गलतियां मत करो मेरे भाई, केस आपका है, आपके वकील का नहीं है। जितना डिस्कस आप करोगे, जितना फैक्ट्स आप बताओगे, उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है। ये बात विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, आपका अगर एडवोकेट एक्विंट नहीं है इस तरह के मामलों से, या उसको लीगल नॉलेज नहीं है, तो ये भी एक डैमेजिंग फैक्टर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कई बार सेशंस कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करता है, तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। भाई और भी तो कोर्ट हैं, जब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, और कई बार ऐसे फैसले देखे भी आपने, जैसा इस केस में भी है कि सजा हुई सेशंस कोर्ट से, सजा हुई हाई कोर्ट से, पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो एक बेहतरीन पीस ऑफ एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट ने देखी, जो हाई कोर्ट ने देखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और कोर्ट ने पूछा कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्यों नहीं देखा गया, इवन बाय द जज इटसेल्फ। तो कहने की बात यह है मेरे भाई कि हमें ट्रायल लेवल से ही ढंग से पैरवी करनी है। या तो हम बरी होंगे ट्रायल से, या बरी होंगे हाई कोर्ट से, या बरी होंगे सुप्रीम कोर्ट से, बट बरी होंगे यदि हमने प्रॉपर वर्कआउट कर रखा है, हमारा प्रॉपर डिफेंस है, हमारा प्रॉपर बेस वर्क है, हमारा प्रॉपर ब्रीफ रिव्यू है, और हमारा प्रॉपर रिसर्च है। तो कहने की बात क्या है भाई, मेहनत करनी है, वर्कआउट करना है। और मेहनत ऐसे नहीं करनी कि सब काम छोड़ के सन्यासी बन के जो है आप बैठे हो मंदिरों में या जंगलों में जाके। केवल और केवल मुझे आपका रोज का आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा निकाल लोगे, वर्कआउट अपन कर पाएंगे, आधा घंटा नहीं निकाल पाओगे, वर्कआउट नहीं हो पाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर अक्यूज कन्विक्ट हुआ है, कन्विक्शन हाईकोर्ट ने मेंटेन कर दिया, फिर ये गए एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखो एसएलपी क्या है, स्पेशल पिटीशन। ये क्यों लगती है कि जब आपकी बात सेशंस कोर्ट और हाईकोर्ट नहीं सुनता है, फाइनली आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हो आर्टिकल 136 संविधान के तहत। जो ये कंसेप्ट है, जो ये प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। क्लियर है? तो यहाँ पर जो केस था प्रोसिक्यूशन का, उसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी साथियों। केस बेस्ड था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर। कुल मिला के एविडेंस ऑफ लास्ट सीन और जो डिस्कवरीज हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी प्रोसिक्यूशन के लिए। साथियों मामला क्या था कि जो मृतक है ये काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं पाया गया। जब इस मामले में इंक्वायरी हुई तो ये पाया गया कि जो इस केस के अक्यूज पर्सन हैं उनके साथ आखिरी बार इस डिकीस्ट को, इस मृतक को जो है देखा गया। तो प्रोसिक्यूशन ने इंसेप्शन पर क्या स्टोरी बनाई कि फला फला व्यक्तियों ने फला फला मृतक को जो है किडनैप कर लिया है। तो इसमें एफआईआर लॉन्च हुई सेक्शन 364 आईपीसी में, और फाइनली आउटकम चार्जशीट पेश हुई 302 आईपीसी विद सेक्शन 364 विद सेक्शन 392 विद सेक्शन 394 विद सेक्शन 201 एंड सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी। ये इंपॉर्टेंट है कि इंसेप्शन पे स्टोरी क्या है और बाद में क्या तब्दील हो गई। साथियों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे विद द प्रोसिक्यूशन की, जो डिकीस्ट की बॉडी है ये रिकवर्ड हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर इंक्वेस्ट जो है ये कंडक्ट की गई एज पर प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद बॉडी को जो है भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से मालूम पड़ा कि यहां पर एंटी मॉर्टम स्ट्रेंगुलेशन था, गला घोटा गया, एंड कॉज ऑफ डेथ वाज एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन विच वाज एंटी मॉर्टम इन नेचर की। मरने से पहले श्वसन अवरोध किया गया और अल्टीमेटली इसकी जो है डेथ कॉज की गई। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी शोज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं कह रहा हूं, इसको नोट करना आप, कि राइगर मोर्टिस जो है ये प्रेजेंट था इन ऑल द 4 लिम्स ऑफ द बॉडी बट इट वाज नॉट इन द नेक। साथियों एक मोटी सी बात है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी में आती है अकड़न। ठीक है, तो ये अकड़न लंबे समय तक नहीं रह सकती। सबसे पहले अकड़न आएगी और धीरे धीरे अकड़न खत्म हो जाएगी और बॉडी वापस से जो है नॉर्मल हो जाएगी। पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर, जनरली स्पीकिंग राइगर मोर्टिस सेट इन 1 or 2 आवर आफ्टर द डेथ, कि मृत्यु होने के 1 से 2 घंटे में ऑब्जर्व होना शुरू रहती है एंड डेवलप फ्रॉम हेड टू द फुट। सिर से शुरू होगी और फुट तक जाएगी और 12 घंटे में प्रोसीजर जो है पूरा हो जाता है। एंड राइगर मोर्टिस देन डिसअपीयर इन द सेम सीक्वेंस, फर्स्ट फ्रॉम द हेड
देन फ्रॉम द नेक एंड देन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया की, तो ये रहती है 24 से 48 घंटे विंटर्स में और 18 से 36 घंटे समर के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिक्कीज को रखा कैसे गया है, कोल्ड वाटर में या नॉर्मल वाटर में। इसके अलावा अवे फ्रॉम हीट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि राइगर मोर्टिस के प्रोसीजर को स्लो डाउन करता है। तो राइगर मोर्टिस डिसअपियर लेट इन द बॉडीज विच आर इमर्स्ड इन द कोल्ड वाटर। अगर वो कोल्ड वाटर में है तो उसमें लंबे टाइम तक ये रह सकती है, बट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज ये लंबे टाइम तक नहीं रह सकती। इन द केस एट हैंड द बॉडी ऑफ डिक्कीज वॉज रिकवर्ड and therefore the possibility that the rigor mortis would still remain in the body cannot be entirely ruled out, but this has nowhere has been explained। साथियों इस केस में जो है बॉडी जो है डिक्कीज की वो रिकवर हुई है कनाल से, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न बॉडी रिकवर हुई है उस सिनेरियो में लंबे टाइम तक राइगर मोर्टिस एग्जिस्ट कर सकता हो, ये प्रूव करने का बर्डन था प्रोसिक्यूशन के ऊपर। ऑल्दो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन डिक्कीज डाइड हैज नॉट कम आउट, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। इस समय डिक्कीज की मृत्यु हुई वो रियल टाइम क्या था ये प्रोसिक्यूशन बता ही नहीं पाया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये राइगर मोर्टिस जो है बॉडी में रही 90 आवर्स तक, जो कि अनयूजुअल है, और प्रोसिक्यूशन ने इस फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करा और डिफेंस ने भी इस संबंध में जो डॉक्टर है सुमेश गर्ग था उसको क्वेश्चन ही नहीं करा। बट कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिस क्वेश्चन शुड बी पुट टू द प्रोसिक्यूशन एंड पर्टिकुलरली टू द डॉक्टर हु हैड डन द पोस्टमार्टम। तो कोर्ट ने कहा कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। इफ नॉट डन बाय द डिफेंस, ये क्वेश्चन कंसर्न कोर्ट को पूछना चाहिए था और कोर्ट के पास इस संबंध में सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में पावर है। तो कहने की बात यह है कि डिफेंस कितना ही कमजोर हो, ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की कि सत्य बात लेकर आए। अगर प्रोसिक्यूशन अपना ड्यूटी डिस्चार्ज प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, फिर ये ड्यूटी जो है वो कोर्ट की है कि कोर्ट सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में अपनी पावर को जो है एक्सरसाइज करे, जो कोर्ट ने इस केस में नहीं किया। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो काम प्रोसिक्यूशन को करना होता है वो निम्न सिनेरियो में होता है, खासकर मर्डर केसेस में। सबसे पहले मुलजिम को जो है गिरफ्तार करो और 27 की जो है इतला लो, उसके आधार पर मौके से कुछ चीज़ें बरामद करो और नक्शा मौका बना दो, ड्यूटीज हो गई ओवर। ये लोग क्या बोलते हैं कि मुलजिम ने खुद ने माना कि मैंने कंसर्न डिक्कीज को मारा, मार के यहाँ गाड़ दिया या उसके वेपन्स को मैंने जो है यहाँ छुपा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइट प्लान जो कि सेक्शन 27 का जो है पार्ट है और रिकवरी जो है ये भी सेक्शन 27 का पार्ट है। बट इसको करते समय सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इंफॉर्मेशन शुड बी वॉलंटरी। इंफॉर्मेशन जो है किसी भी रूप में ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट को लगे कि ये दबाव में ली गई है। यथासंभव हो सके तो वहां पर मजिस्ट्रेट को भी प्रेजेंट रखना चाहिए, बट ऐसे प्रोटोकॉल प्रोसिक्यूशन अडॉप्ट नहीं करता, क्योंकि ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको केस में चार्जशीट फाइल करके खाना पूर्ति करनी है, ताकि लोगों का जो इमोशन है वो ठंडा हो जाए, जो लोगों का एंगर है वो ठंडा हो जाए। तो कहने की बात है कि लोगों को ठंडा करने के लिए, मीडिया ट्रायल से बचने के लिए प्रोसिक्यूशन ने एक छोटा सा काम करके अपने एक बेसिक कर्तव्य से जो सीआरपीसी में है, जिसके संबंध में एक स्पष्ट वर्ड लिखा गया है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, विच सेज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन द फेयर मैनर। हमारे हिंदुस्तान में बात कही गई है फेयर इन्वेस्टिगेशन की, पर ये बेईमान लोग केवल और केवल मीडिया ट्रायल से बचने के लिए, अपनी वर्दी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन तीनों पैरामीटर पर काम करते हुए चार्जशीट पेश करने में जो है लग जाते हैं। कितना अन्याय एक अक्यूज के साथ होता है, पर सब मौन है, बोले कौन। लड़ना पड़ेगा साथियों, ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। साथियों इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है एविडेंस ऑफ लास्ट सीन, क्योंकि देखो जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो यूजुअली ये रिलाई करते हैं डिस्क्लोजर गिवन बाय द अक्यूज इन द पुलिस कस्टडी एंड एविडेंस ऑफ लास्ट सीन। साथियों जब केस जो है बेस्ड होगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, तो वहां पर मोटिव जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारा का सारा केस जो है बनाया है कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेसिस पे। मैं बार बार ये कहता हूं आप सबको कि कन्फेशनल स्टेटमेंट हैज नो वैल्यू, एक कचरा स्टेटमेंट है। इवन स्टेटमेंट गिवन बाय वन को अक्यूज इज टोटली इनरिलेवेंट अगेंस्ट द अक्यूज। सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट का आप निकाल के पढ़ सकते हो। साथियों यहां पर प्रोसिक्यूशन को राइगर मोर्टिस को एक्सप्लेन करना था कि लंबे टाइम तक कैसे रही, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वीकनेस ऑफ डिफेंस, वीकनेस इन द क्रॉस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज। और इसके साथ साथ ये बात समझनी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के सीक्वेंस में लास्ट सीन जो एविडेंसेस हैं उसको कंक्लूसिव नहीं मान सकते, जिसका अभिप्राय क्या है कि प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि अंतिम बार केवल और केवल ये अक्यूज पर्सन और ये डिक्कीज जो है एक साथ थे और डिक्कीज अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं आया, तभी लास्ट सीन थ्योरी जो है सक्सेसफुल होगी। और लास्ट सीन थ्योरी अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रूव नहीं है टू कन्विक्ट द अक्यूज इन द मर्डर केसेस। तो साथियों कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस केस में भी इनडायरेक्टली कोर्ट ने पॉइंट आउट किया प्रोसिक्यूशन की तरफ
डायरेक्टली जो है पॉइंट आउट किया कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ कि अगर डिफेंस वीक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वीक मानते हुए सजा कर दो। आपकी ड्यूटी है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। यू कुड नॉट बी अ मियर स्पेक्टेटर। इवन द वीकनेस ऑफ द डिफेंस कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द सेम। प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। बियॉन्ड डाउट मींस यकीन होना चाहिए, वहां संदेह का कोई स्थान नहीं है। तो साथियों कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके राइट्स को लेकर। तो साथियों देखा हमने कितना इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसिक्यूशन हावी होने की कोशिश करता है उन झूठी फर्दों पे जिसका कोई बेसिस ही नहीं है। आपको सजा तब भी होगी कि जब आपके खिलाफ एविडेंस जो है एडमिसिबल है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर नहीं है तो कोई आपका बाल विभाग नहीं कर सकता। कुल मिला के आपको ये बात समझनी होगी कि जो भी स्ट्रक्चर एविडेंस का है और जो भी उसकी एडमिसिबिलिटी के पैरामीटर हैं और जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं जिसके आधार पर आपको एक गिल्ट होल्ड करते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको एक विस्तृत जिरा करनी, एक विस्तृत ब्रीफ बना के, एक विस्तृत टाइमलाइन बना के इवेंट्स की जिरा करनी है। निश्चित तौर पर अपने को जो है रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो घबराने का नहीं है। डिफेंस को हमेशा हावियों की पैरवी करनी है और करनी होगी, तभी हम इन झूठे प्रोसिक्यूशन से बच पाएंगे, तभी हम इनके खिलाफ एक अच्छी लड़ाई जो है लड़ पाएंगे। तो घबराएं नहीं, लड़ें और अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।